हम लोग लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू एंड अगेन माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ना 3 चार्जेस है ऐसे, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है। एक है तुम्हारा माइनस क्यू, बीच में है कैपिटल क्यू प्लस क्यू, और ये हो गया वापस माइनस क्यू। क्योंकि तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है तो मैं अज्यूम करता हूँ वो होंगे आर पे। ठीक है, ओके। नाउ इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, क्या बोला गया है? तीनों चार्जेस पे जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है वो होगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास 2 चार्जेस हैं, है ना, तो 2 चार्जेस के बीच का अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना होगा तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर, सिर्फ आर। ये क्या होगा? तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब ये चीज होगा, लेकिन ना यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है पता है? यहाँ पर ना सिर्फ 2 चार्जेस के बीच की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस है। मतलब अगर सपोज करो 2 या 2 से ज़्यादा हो, 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा अगर हो गए 3 4 5, ठीक है, तो वो हो जाते हैं तुम्हारे सिस्टम ऑफ चार्जेस। और उस टाइम पे तुम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे, जैसे अगर ये Q1 Q2 है, राइट, तो ये Q2 Q3 होगा, हो सकता है Q1 Q3 भी हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको सबसे फर्स्ट पहले ये देख लेते हैं दिया क्या क्या है। ठीक है, तो मेरे पास 3 चार्जेस हैं, मैं Q1 को अज्यूम करता हूँ एज माइनस क्यू, Q2 को अज्यूम करता हूँ एज प्लस क्यू, Q3 को अज्यूम कर रहा हूँ मैं वापस माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोल के रखा है कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा है 3 चार्जेस के सिस्टम में वो होगा तुम्हारा 0। ऐसा क्वेश्चन में लिख रखा है। ठीक है, तो अब बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। ठीक है, हमें बस रेशियो बताना। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, तो अगर मैं उसका फॉर्मूला को डिराइव करूँ तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब में आएगा, तो एक काम करता हूँ मैं पहले से उसको कॉमन में निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला और सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। समझ में आया होगा? ठीक है, प्लस वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है, तो मैं उसको बाहर में ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, Q1 Q3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, Q1 Q3 R23 प्लस एक और आएगा, बचा क्या है 2 और 3, हाँ R1 बचा क्या है अभी तुम्हारा, ये और ये, तो ये हो गया तुम्हारा Q2 Q3, ये हो जाएगा तुम्हारा R23। एक बात का ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके साथ है। ठीक है, अब बस मैं बेसिक से एक ही काम कर सकता हूँ, मैं सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का वैल्यू है माइनस क्यू, Q2 का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय R12। ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, तो अगर सपोज मैं इसको Q1 Q2 एंड Q3 अज्यूम कर लूँ, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R। ठीक है, प्लस Q1 क्या है वापस माइनस क्यू, Q3 है तुम्हारा माइनस क्यू। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ R13 कितना हो जाएगा 2R। समझा कैसे? R प्लस R। ठीक है, प्लस ये होगा तुम्हारा वापस कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय, ये पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम्हारा 0 है, ये क्वेश्चन में लिख रखा है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान देना। तो अगर सपोज करो ये पूरा टर्म मैंने यहाँ पर भेज दिया, तो क्या वो 0 हो जाएगा? यस। ठीक है, तो अब मेरे पास जो बचा है मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ माइनस क्यू बाय आर, ये क्या हो चुका रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका रहेगा। ठीक है, तो प्लस क्यू स्क्वायर 2R, यहाँ पे क्या हुआ रहेगा माइनस क्यू कैपिटल क्यू बाय आर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो पूरा टर्म भी सेम लग रहा है, तो माइनस 2Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर प्लस क्यू स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं, -2q डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू -q² डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि माइनस माइनस जो टर्म है वो हट गया, एक r हट चुका है, एक q हट चुका है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। तो हमें रिलेशन किसका चाहिए? कैपिटल Q बाय स्मॉल q। तो स्मॉल q को याद रहे, यहाँ पर ना एक q बचा है अभी भी। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा कैपिटल Q बाय स्मॉल q विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ? ये 1/2 है, 1/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4, राइट है, 1/4। तो ये होगा तुम्हारा रेशियो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कैपेसिटर हैज सम डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट। ठीक है, मतलब अगर सपोज मैं डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाऊं तो ये है तुम्हारा कैपेसिटर, इस तरह से ऐसे कैपेसिटर है, राइट। ठीक है, अ कैपेसिटर हैज सम डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, मतलब यहाँ पर ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है। ठीक है, कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक इस तरह से ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स। ओके, ठीक है, मतलब इसको कनेक्ट किया गया है कोई सोर्स से, डीसी सोर्स से चलेगा, ये कनेक्ट किया गया है। द अच्छा, ये फर्स्ट केस है, समझ में आ रहा है? कैपेसिटर है, उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक है और उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। दूसरा, द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड, मतलब अब बैटरी को हटा दिया गया है, एंड देन द डाई इलेक्ट्रिक इज रिमूव। अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है, ये बैटरी को अब हटा दिया गया सेकंड केस में, और अंदर का जो डाई इलेक्ट्रिक है उसको अब हटा दिया गया, मतलब दोनों चीज को रिमूव कर दिया गया। तो ये जो दिखने में अब होगा वो कुछ एक साधारण सा ऐसा दिखाई देगा, राइट है। ये दो केस है। तो इन लोगों ने क्या पूछा है, स्टेट करो इसमें, हाँ स्टेट करो कि इसमें कैपेसिटेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर और वोल्टेज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो बात समझना यहाँ पर क्या है। अब मुझे पता है, हमेशा याद रहे एक चीज, जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सी मीडियम। सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है, मीडियम, मतलब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और जब यहाँ से तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हटा देते हो, ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा सी ए। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहला क्या पूछा गया है, कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपको ये बताना है। दूसरा एनर्जी मतलब यू। तीसरा क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपिटल ई कितना होगा, चार्ज मतलब कैपिटल क्यू कितना होगा, और वोल्टेज वी कितना होगा। ठीक है, कितना मतलब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि कांस्टेंट रहेगा। कंसेप्ट बहुत एकदम, मैं इसको एकदम इजी वे में तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, तुम अपना लॉजिक लगाना, इफ पॉसिबल तुम उसको ना अपने शब्दों में लिख लेना कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो पहले ना मैं बात करता हूँ कि पहले जैसा ऐसे था, तो अब ना बैटरी को हटा दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक को हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहले ना मैं बात ना चार्ज की करता हूँ, क्योंकि अगर मैं चार्ज से बात करूंगा ना तो धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा लिंक्ड है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, सिंस द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्यों होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। कैपेसिटर का काम क्या है, वो चार्जेस को स्टोर करके रख सकता है अपने पास। ठीक है, तो अगर तुमने बैटरी निकाल भी दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि चार्जेस वो लेकर चले जाएगा। ठीक है, वो जितना चार्जेस था उतना चार्जेस वो रखेगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सेकंड केस में यही बोला गया ना, बैटरी को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने बैटरी हटा दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हटा दिया, तो क्या यहाँ पे चार्जेस को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सिंस द बैटरी इज डिसकनेक्टेड द चार्जेस विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर Q विल बी कांस्टेंट। ठीक है, चलो ये मेरा एक टर्म का हो गया, दैट इज चार्ज का। ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। दूसरा मैं कोई और चीज़ स्टार्ट करता हूँ, मैं बात करता हूँ अभी कैपेसिटेंस का। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, जब कैपेसिटेंस कनेक्टेड था, जब कैपेसिटेंस कनेक्टेड था, ठीक है, तो उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पहले से प्रेजेंट थी। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर कैपेसिटेंस मीडियम में प्रेजेंट होगा, मीडियम मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली उसका जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, याद है? ठीक है, सिमिलरली जब मैंने ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटा दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, मतलब एयर हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इन एयर विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। मुझे क्या पूछा गया है कि आपको ये नहीं बताना है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस का क्या हाल है, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ये दोनों को ना डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सी एयर डिवाइडेड बाय सी मीडियम। तो सी एयर डिवाइडेड बाय सी मीडियम क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी होल डिवाइडेड बाय सी मीडियम। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डी अपॉन ए एप्सिलॉन इंटू के। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा बताओ, सी एयर अपॉन सी मीडियम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के, या फिर अगर मैं सी मीडियम को वहाँ पे भेज दूँ तो सी एयर विल बी इक्वल टू 1 बाई के टाइम्स ऑफ सी मीडियम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कैपेसिटेंस इन एयर की बात करूं, ठीक है, तो वो 1 बाई के टाइम्स ऑफ सी मीडियम है, मतलब सी मीडियम जितना भी होगा ना वो डिवाइड बाई के, मतलब समझ रहे हो ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सी एयर विल बी इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाई के, मतलब वो कम होते चले जाएगा, सी मीडियम जितना भी रहेगा ना उससे वो कम होते चले जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर कैपेसिटेंस C विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा चीज है ये। ठीक है, चलो अब मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड टर्म मैं कोई भी एक यूज कर रहा हूं, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं तो समझ में आएगा। तो अब मैं बात करता हूं वोल्टेज का। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है इट इज नथिंग बट Q बाय V, राइट। अगर मैं V का फॉर्मूला निकालूं, V का फॉर्मूला निकालूं तो V क्या हो जाएगा, Q बाय C। समझ में आ रहा है, Q बाय C। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चार्जेस को बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि मेरा चार्ज किधर है, चार्ज विल बी कांस्टेंट, मतलब एक फिक्स वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब देखो, मतलब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली या इनवर्सली। मुझे देखो इसके बारे में उतना नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में पूरा पता है। तो बताओ ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। फिलहाल मैंने इस चीज को हटा के रख दिया है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चार्जेस कांस्टेंट नहीं है, मतलब हो रहा है कुछ तो इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हियर वोल्टेज V विल इंक्रीज। ठीक है, ये मैंने ना डायरेक्टली रिलेशन से फाइंड आउट किया। समझ में आ रहा है। अगर सपोज क्या करता, मतलब बस वोल्टेज के बेसिस पे मैंने निकाला। ठीक है, फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तुम्हारा V बाय डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुम्हारा, V बाय डी। अब मुझे इस रिलेशन से बताओ, क्या V इंक्रीज हो रहा है, पहले वाला देखो, इसमें क्या मालूम पड़ रहा है कि V जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर V इंक्रीज हो रहा है तो E का क्या हालत होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर E विल इंक्रीज। और क्या बचा है, U मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बताओ, देखो याद रहे, पोटेंशियल इज गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस हाफ इंटू QV। ठीक है, ये भी याद रखना, हाफ इंटू QV। अब Q ले लो या V ले लो, दोनों का दोनों इंक्रीज ही हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर U मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, मतलब चार्ज को छोड़कर बाकी सब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एक है कैपेसिटेंस
हाँ, जो डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब पोटेंशियल अलोंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमें उसका रेशियो निकालना विथ रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2, मतलब दो कैपेसिटर दे के रखा है C1 एंड C2। ठीक है, विद देयर कैपेसिटेंस इन द रेशियो 1:2, मतलब C1 का वैल्यू 1 है, C2 का वैल्यू 2 है। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड में लिखूं तो भी मतलब वही हो जाता है ना। आगे सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टू केसेस, मतलब देखो पहला है कैपेसिटेंस जो है वो एक है पैरेलल में लगा हुआ और एक है सीरीज में लगा हुआ। ठीक है, तुम्हें ना एक बात का ध्यान देना, जब भी हम ना रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में लगा होता है तो तुम उसको कैसे लिखते हो, R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। पैरेलल में होता है तो 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। कैपेसिटेंस में यही चीज एकदम उल्टा हो जाता है। तो जो सीरीज में होता है वो पैरेलल का कॉम्बिनेशन दिखाता है और जो पैरेलल में होता है वो सीरीज का कॉम्बिनेशन दिखाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टू केसेस। कौन सा केस? ठीक है, जो पैरेलल और सीरीज का है, तो वो कैसा है, सेम है, मतलब एनर्जी ठीक है इन पैरेलल इज इक्वल टू एनर्जी इन सीरीज। ये मैंने इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेम। तो मेरे पास ना ये कंडीशन लिया हुआ है, मेरे पास C1 C2 का वैल्यू है और अब मुझे फाइंड आउट करना है Vp/Vs। ठीक है, मैं जब ना एनर्जी की बात करूंगा तो उसका एक फॉर्मूला है, ध्यान देना, इन टर्म्स ऑफ C एंड V, CV का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर सपोज यहाँ पे दो दो टर्म है तो यहाँ पर मैं, या नहीं दो टर्म नहीं, मैं पैरेलल और सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो एक मैं पैरेलल का टर्म यूज करता हूँ, एक पैरेलल हो जाएगा, वो होगा 1/2 CP का स्क्वायर, सॉरी VP का स्क्वायर, CP VP का स्क्वायर। सिमिलरली US लिख देता हूँ मैं सीरीज के लिए, 1/2 CS VS का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, नहीं, पहला कंडीशन मेरा क्या है, UP इज इक्वल टू US। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 CP VP का स्क्वायर 1/2 CS VS का स्क्वायर। इससे 1/2 जो है तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन याद रहे हमें ना यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे C1 और C2 दिया है। एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ पे दो कैपेसिटर्स है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, अगर कैपेसिटर इन पैरेलल में लगा होगा तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज की तरह होता है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, C1 + C2 चलेगा, और ये VP का स्क्वायर एज इट इज। सिमिलरली CS क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1, मतलब ये पूरा जो ऐसा रेशियो है ना, बस याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ये किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जब वो सीरीज में होगा, और इनटू VS का स्क्वायर। क्या मेरे पास C1 और C2 का वैल्यू पड़ा है, यस, रेशियो के फॉर्म में 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1 + 2 VP का स्क्वायर, 1 × 2 1 + 2 इंटू VS का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 VP का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/3 VS का स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें रेशियो क्या चाहिए, Vp/Vs। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ये दो टर्म को यहाँ पे ला देता हूँ, तो VP का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VS का स्क्वायर विल बी व्हाट, 2/3, समझ में आ रहा ना, 2/3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, VP का स्क्वायर VS का स्क्वायर 2/9। लेकिन हमें Vp/Vs चाहिए, तो स्क्वायर रूट अगर हम लोग ले लेंगे, देयरफॉर Vp विल बी इक्वल टू √2 एंड VS विल बी इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारा रेशियो।
ठीक है करण, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना क्या लिखा हुआ है। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4q एंड +2q, दो चार्जेस लिख के दिया हुआ है। पहला जो चार्ज है दैट इज q1, वो है तुम्हारा -4q। q2 जो है वो जो चार्ज है उसका वैल्यू क्या है +2q, आर लोकेटेड एट पॉइंट, मतलब फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो कहाँ पर लोकेटेड है देख लो 2a, 0, और जो दूसरा चार्ज है वो कहाँ लोकेटेड है 5a, 0। अच्छा ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। अब पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a, मतलब यहाँ पर रेडियस भी दे के रखा हुआ है 4a विथ इट सेंटर एट द ओरिजिन, और सेंटर जो है वो ओरिजिन पे। मतलब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, तो सेंटर है, और अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक बेसिक से ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल अच्छा बनाना, ठीक है, ऐसे सर्कल। अब ये सर्कल है, ऑब्वियसली इसका रेडियस होगा, ठीक है, तो ये जो रेडियस है वो कितना लिख के दिया हुआ है कि ये जो रेडियस है वो होगा तुम्हारा 4a रेडियस, मतलब इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सीधी सी बात है। रेडियस तो मेरे पास दिया हुआ है, ओके। Q1 जो चार्ज है वो कहाँ पर है बताओ 2a, 0। अब देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्म होगा 1 2 3 4 5, मतलब 1a 2a 3a 4a 5a। 4a कैसे मैंने ये किया, क्योंकि मुझे पता है रेडियस 4 है, तो यहाँ तक तो पूरा 4a ही होगा, 5a बाहर चला गया, ठीक है, ओके। जो Q1 है वो कहाँ पर है 2a, 0, कहाँ पर है 2a, 0, मतलब कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, देखो यहाँ पे Q1 है, ठीक है। दूसरा जो चार्ज है +2q, वो किधर है 5a, 0, मतलब यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? डायग्राम समझाओ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बता दो, क्या पूछा गया है? बोला गया है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। मतलब समझो, ये तुम्हें एक बाहर ऐसा 3D जैसा इमेजिन कर पा रहे हो, वो जो इमेजिनेशन तुम्हें वो स्फीयर दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर ना चार्जेस हैं, ठीक है। 4a तक जितने भी चार्जेस आ रहे हैं वो है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली Q1 है। Q2 जो तुम्हें दिखाई देगा वो स्फीयर के अंदर होगा कि बाहर, सीधी सी बात है बाहर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस रेडियस तक, समझ में आया, ठीक है, मतलब ये स्फीयर के जितना रेडियस तक है उसका जो चार्ज है ना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। क्वेश्चन समझा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो गॉस है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, वो क्या रहता है उसके अंदर, जो भी अंदर रहेगा वही होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, तो उसको अगर हमें फॉर्मूला से डिराइव करना है तो वो होता है, ध्यान देना, वो होता है तुम्हारा चार्ज बाय एप्सिलॉन, ठीक है, याद रहे। ये मैं लिखता हूँ थ्रू स्फीयर, ये स्फीयर की बात हो रही है, ये बात का ध्यान देना। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तुम कब अप्लाई करोगे, स्फीयर में जब भी कोई चीज रहेगा तो, ठीक है। तो स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो क्या है Q1 है, और Q1 का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू -4q बाय एप्सिलॉन। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्या क्वेश्चन समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या है, 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स, मतलब ऐसे कितने, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, कितने हैं 125 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ईच कैरिंग ए चार्ज, मतलब हर एक जो ड्रॉप है उसके पास चार्ज है दैट इज 0.5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। एंड ईच ऑफ डायमीटर, मतलब हर एक जो
ड्रॉप है उसका डायमीटर भी दे रखा है 0.1 मीटर फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। अच्छा मतलब क्या है, 125 ऐसे बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको जब मैं मिला रहा हूं ना तो एक बड़ा सा ड्रॉप तैयार हो रहा है। तो हमें पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करो उसके ऊपर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप, मतलब जो पूरा ड्रॉप फॉर्म हुआ है ना उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल आया है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे बोलता हूं कि मेरे पास ड्रॉप्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 125 ईच कैरिंग अ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो मतलब q का वैल्यू है कितना है 0.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको कन्वर्जन करने में क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और क्या दे रखा है, डायमीटर, डायमीटर है हमारा 0.1 मीटर। ये कोई काम का नहीं है, हमें रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस विल बी व्हाट, डायमीटर का हाफ 0.1/2 विल बी 0.05, है ना। हाँ ये किस में है, हाँ मीटर में ही है, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं ताकि सवाल एकदम आसान हो जाए, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये चीज हो गया, ठीक है। अब पूछा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल, ठीक है। तो याद रहे जब भी ना तुम पोटेंशियल के बारे में बात करोगे, ठीक है, पोटेंशियल, तो V का जो मेरा बेसिक सा फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4πε0, ठीक है, Q/R। मुझे एक चीज पता है कि ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है बताओ, याद करो 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹, याद आ रहा है, 9 इंटू, इसका वैल्यू याद होना चाहिए, 1/4πε, लिख देता हूँ, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमें इसमें ना Q और R चाहिए पहले, क्योंकि एक बार मुझे Q और एक बार मुझे R मिल गया तो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके मैं अपना जो सम है वो सॉल्व कर लूंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा Q के बारे में, ठीक है। तो कैपिटल Q क्या होता है, कैपिटल Q होता है एक बड़ा सा चार्ज, ठीक है। तो जो एक बड़ा सा सरफेस तैयार हुआ है बड़ा ड्रॉप का, मतलब तुम समझ रहे हो ना कैसे, ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे करते करते 125 ड्रॉप्स है, ठीक है। हर एक ड्रॉप का जो रेडियस है, देखो समझ रहे हो ना, हर एक ड्रॉप का एक रेडियस दे के रखा हुआ है जो कि अभी मैंने कैलकुलेट किया है 5 इंटू 10⁻⁻², और हर एक ड्रॉप पे इतना चार्ज है। तो जब मैं ये सबको मिला रहा हूं ना तो एक बड़ा सा ड्रॉप तैयार कर रहा हूं, तो कंफर्म होगा कि इसका खुद का भी एक बड़ा रेडियस तैयार हो गया रहेगा, समझ में आ रहा है, और इसके ऊपर खुद भी एक बड़ा सा चार्ज आया होगा। तो मेरा पहला है कि इस पे चार्ज कितना आया रहेगा, सीधी सी बात है ना, छोटे छोटे चार्ज मल्टीप्लाई बाय 125, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n इंटू ई मतलब चार्ज, ई बोलो या क्यू बोलो, मतलब चलो n इंटू क्यू बोल देता हूँ। तो n कितना है तुम्हारा 125 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है 10⁻⁻⁶, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, हो सकता है आगे शायद कट वगैरह हो, ठीक है, तो इसको छोड़ देता हूँ, ऑब्वियसली ये कूलम में आएगा। ये हो गया, अब क्या बाकी है तुम्हारा रेडियस, ठीक है, मतलब जो कैपिटल R है। अब मैं उसको किस तरह से कैलकुलेट करूँ, ठीक है। तो ना मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर जो छोटे छोटे मुझे ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं वो स्पीयर के जैसे होंगे, ठीक है। तो मैं कंडीशन रखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो 125 ड्रॉप का जो वॉल्यूम आएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, नहीं समझा, सीधी सी बात है, छोटे छोटे जो वॉल्यूम के ड्रॉप्स रहेंगे वो मिलकर अगर बनेंगे ना तो एक बड़ा सा स्पीयर तैयार होगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि इसका ड्रॉप, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। कैसे सेम होगा, यहाँ पे जो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा वो 125 के साथ मल्टीप्लाई करके रखूंगा, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर इज 4/3 πr³ है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 125 तो मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है, ये होगा तुम्हारा 4/3 πr³। r³ मतलब मैं यहाँ पे स्मॉल r का यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा तुम्हारा 4/3 π
कैपिटल आर क्यूब, मैं यहाँ पे बड़ा रेडियस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या 125 आर का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। ओके अब इसमें से मैं आर का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, अच्छा मैं 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा होल में 5 आर का क्यूब चलेगा, आर का क्यूब। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर आर का वैल्यू क्या हो गया 5 टाइम्स ऑफ आर। क्या मेरे पास आर दिया हुआ है स्मॉल आर, यस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 × 5 × 10⁻⁻² मीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेसिक, बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 1/, हाँ कर सकते हैं, Q/r। तो ये हो गया तुम्हारा, इसका वैल्यू तुम्हें पता है 9 × 10⁹, Q का वैल्यू भी तुम्हें आ गया है 125 × 0.5 को और मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू आ गया मेरे पास 5 × 5 × 10⁻² लिख देता हूँ ऊपर, चलेगा ना, ठीक है। ओके तो इससे 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 25 है ना। हाँ अब बस मैं 25 और 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 25 × 9, हाँ 225 इंटू 10⁻⁹ मतलब 2 + 2 10⁻, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा V आया है वोल्टेज, लेकिन याद रहे तुम इसको ऐसे ही मत रखना, ठीक है। तुम पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट शिफ्ट कर दो, मतलब समझ रहे हो ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि तुम्हारा आंसर 0.5 और 5 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं इसको यहाँ तक लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो अगर 2 डिजिट पीछे ला रहा हूँ तो माइनस या प्लस, पीछे ला रहा हूँ प्लस ला, तो ये हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁶, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 22.5 है, ये कोई भी तुम यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज 6.3 × 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक है, याद रहे, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, ठीक है। तो P का वैल्यू देकर रखा है 6.3 × 10⁻30 कूलम मीटर। ओके क्वेश्चन समझना, अच्छे से समझना, वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दे रखा है, अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, मतलब समझना, ठीक है। मतलब मेरे पास ना 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। और यहां पर क्या बोल के रखा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इतना है, समझ में आ रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ n का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 10⁻21, ठीक है। तो टोटल जो मेरे पास मॉलिक्यूल तैयार है, समझ में आ रहा है, मतलब देखो एक के ऊपर डाइपोल मोमेंट है इतना, और कितने हैं तुम्हारे पास 10, तो पूरा का पूरा जो मेरे पास आएगा वैल्यू वो कितना आ जाएगा, मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, बस ये दोनों को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, 6.3 × 10⁻30 इंटू 10⁻21 क्या आ जाएगा कूलम मीटर, गवारो कूलम मीटर, ठीक है। आगे ये समझना, ये वाटर मॉलिक्यूल का हो गया। नाउ हुज डाइपोल मोमेंट्स आर ऑल ओरिएंटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2.5 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। देखो क्या किया जा, हाँ ई का वैल्यू है, लेकिन किया क्या जा रहा है पता है, कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये जो मोबाइल है ना, इसके अंदर ना ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका मेरे पास अब मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है पूरा, ठीक है। अब इसको एक स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया गया है, ठीक है। तो तुम इसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हो
कि यहाँ पर ना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत सारा ऐसा स्ट्रेट में यूनिफॉर्म है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका स्ट्रेंथ है, तो ई बोलो कितना आ गया ये हमारा 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये दिया हुआ है। नाउ अब पूछा गया है कि कैलकुलेट करो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल्स। मतलब क्या होगा फ्रॉम इनिशियल, मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको बार मत समझ लेना, ठीक है, ये बार नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स का पूरा है जिसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास अब आ चुका है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि ये ऐसे है और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से ऐसा रखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि इनिशियली वो इतने पे, मतलब यहाँ पे जो थीटा है इनिशियली θ1 इनिशियली वो 0 पे है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है जब आप इसको घुमा कर ऐसे 90 डिग्री पे करोगे, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 डिग्री पे करोगे तो उस टाइम पे कितना वर्क डन होगा। क्वेश्चन समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला वो ये है, वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, ठीक है, या फिर मालूम होगा पी क्रॉस पी डॉट ई जो रहता है वो इसमें ही आता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि थीटा का वैल्यू 2 है, तो तुम्हारे जो फॉर्मूला होगा वो चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, पी ई ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। जब भी बात यहाँ पर एंगल में आए इनिशियल से फाइनल में, तो तुम्हारा फॉर्मूला चेंज होके इस तरह से हो जाएगा। अब मेरे पास वैल्यूज तो पड़े हुए, ठीक है, पी का वैल्यू है मेरे पास 6.3 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 2.5 इंटू 10⁵ कॉस ऑफ θ1 कितना है 0, ठीक है, और माइनस कॉस ऑफ 90। वैसे तो हमें पता ही है कॉस ऑफ 0 जो होता है वो 1 होता है, कॉस ऑफ 90 0 होता है, तो 1 माइनस 0 इज 1, मतलब ये टर्म को अगर मैं हटा दूँ तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ प्लस 5, ठीक है ना, ओके। अब बस मुझे ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है, हेल्प करना। (31) हेल्प करना, हाँ ऐसे, थैंक यू। कितना 15.75 इंटू 10⁻⁻⁴, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें कहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1. हाँ तो ये क्या हो जाएगा, तुम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो प्लस कर रहे हो, तो -4 + 1 विल बी -3। ये तुमने क्या निकाला है, वर्क निकाला, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। मतलब क्या होगा कि अगर ये कैपेसिटर है, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, नॉर्मली एयर है, ठीक है। ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ, मतलब हर जो प्लेट है ना उसका एरिया दे के रखा हुआ है, एरिया मतलब मैं ए लिख देता हूँ, कितना है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ऑल्सो उनका जो सेपरेशन है प्लेट के बीच में, मतलब ये प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ ए प्लेट इज गिवन बाय डी, तो डी का वैल्यू है तुम्हारा 2 mm, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻³ मीटर, ओके। अगर ऐसा है तो हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है, पहला कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब इस ये जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, पहले तुम वो फाइंड आउट करो। अब ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना रहेगा, सी एयर, सिंपल लॉजिक। दूसरा, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझा कि मतलब ये सेम है कि क्या है, ठीक है, लेकिन आगे वाला चीज को समझना। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ 2 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ K = 6 इज इंसर्टेड। मतलब क्या होगा, ध्यान दो, तुम्हें पता है ना यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, एक माइका का शीट है, ठीक है, कितना थिक है,
2 mm का, अगर हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो चार्जेस को क्या इफेक्ट होगा वो आपको बताना है, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर ना वोल्टेज का भी वैल्यू लिख के रखा है 100 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ कंसिडर कर सकता हूँ कि मेरे पास, मुझे ये फाइंड आउट करना है। दूसरा, मैं पहले चार्ज निकाल लूँगा, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे पास V का वैल्यू भी दे रखा है 100 वोल्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या देख के रखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखा है। हाँ, क्या वॉट, ओके, वॉट वुड बी द चार्ज, वॉट वुड बी द चार्ज ऑन ईच, ठीक है, चलेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक, चलेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन को समझो। हाँ, अभी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन में ये लिखा है, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ ए 2 मिलीमीटर थिक माइका। मतलब यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर मुझे सी मीडियम के बारे में भी बात करना होगा, क्योंकि अभी तुम थिक माइका शीट इस कैपेसिटर के अंदर डालने वाले हो, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कितना होगा, अगर के का वैल्यू 6 होगा और ऑल्सो उसका जो थिकनेस है, थिकनेस को अगर मैं टी से डिनोट करूं तो वो भी मुझे दे रखा है, दैट इज 2 mm, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर, ये मुझे दे रखा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसके सोल्यूशन। ये सारे के सारे जो है मेरे पास गिवन कंडीशन है। अब फर्स्ट के हिसाब से अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो देखो मुझे पता है कैपेसिटेंस इन एयर इज गिवन बाय, क्या होता है बताओ, A∈0 डिवाइडेड बाय D। सिंपल बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं ए वाले का आंसर निकालूंगा, ठीक है। ए का वैल्यू है मेरे पास 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। याद रहे एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो तुम्हें ना एग्जाम के टाइम पे ऊपर स्टार्टिंग वाले चीज़ में दे देगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वो होता है तुम्हारा 8.85 × 10⁻12। ये तुम्हें याद रखना ही है, समझ में आ रहा है, 8.85 × 10 रफली, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 8.85 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू क्या है फर्स्ट के लिए 2 × 10⁻3, ठीक है। 2 1 सा 2 3 सा, ठीक है। ये -3 या -3 कैंसिल आउट हो सकता है, क्यों, ये हो सकता है, समझा ना, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 8.85 × 3 × 10⁻12। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 5 = 15, 3 8 = 24, 25, 3 8 = 24, 25 26, मतलब 26.55 × 10⁻12। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब याद रहे ये तुम्हारा कैपेसिटेंस है, ठीक है, और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट का आंसर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है कि अगर यही कैपेसिटर कनेक्ट होता है 100 वोल्ट सप्लाई के साथ, मतलब पोटेंशियल दे के रखा है, तो पूछा गया चार्ज कितना होगा, आपको ये बताना है। समझ में आ रहा है। अब तुम्हें पता है कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q/V, ठीक है। मेरे पास जो है मैं उसी से फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। अब Q का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे C × V, क्या मेरे पास अब C है, यस आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 26.55 × 10⁻12 इंटू V है मेरे पास, यस 100 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, चलेगा ना, 100 है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 26.55 × 10⁻10 चार्ज है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कूलम। लॉजिक समझा, ठीक है, ओके। ये चीज हो गया। अभी क्या बचा है हमारा सी में क्या लिखा हुआ है देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे पूछा गया है हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड, ठीक है। अगर 2 मिलीमीटर का माइका शीट जिसका के का वैल्यू 6 हो, अगर उसके अंदर मैं इंड्यूस कर दूं, ठीक है। तो अब तुम्हें एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, जब भी ना बात ना के की है, ठीक है, जब भी तुम्हें अगर पता होगा कि कांस्टेंट जो के है उसका वैल्यू अगर तुम्हारे पास दिया होगा,
तो उस टाइम पे तुम जो सी मीडियम का फॉर्मूला यूज़ करोगे वो पहले वाले की तरह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये ध्यान देना। ऊपर वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, ध्यान देना, कंसेप्ट समझना पहले, ठीक। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले जो बड़ा फॉर्मूला रहता है पहले मैं वो समझाता हूँ, उसके बाद वो क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ। पहला न्यूमरेटर में है तुम्हारा ए एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद होता है टी, ठीक है, माइनस डी प्लस टी बाय के। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो। हाँ, टी का मतलब होता है थिकनेस, डी का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। वापस टी जो रहेगा वो थिकनेस और के तुम्हारा ये जो कांस्टेंट होगा, मतलब ये जो कांस्टेंट होगा वो किसका बनेगा, ये जो कांस्टेंट होगा वो तुम्हारा जो तुम शीट इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना यहाँ पर उसका होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ना पूरे क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पर जो थिकनेस है और सेपरेशन है वो दोनों सेम है। देखो तुम्हारा पास जो थिकनेस था, सेपरेशन किधर है 2 mm, और जो थिकनेस इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी तुम्हारा है 2 mm। तो मैं ये देख रहा हूँ कि टी का वैल्यू और डी का वैल्यू सेम है। नहीं समझा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी बाय के। अब ये के ऊपर लिख दो तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाय टी। समझ में आ रहा है? ये कब होगा इस बात का ध्यान देना। अगर मान लो कि तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखे जा रहे हो, ठीक है, और उस टाइम पे तुम्हारा थिकनेस और जो तुम्हारा सेपरेशन है वो सेम है ही नहीं, ठीक है, तो तुम ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें वापस यहीं पर आना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया का वैल्यू है मेरे पास 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने पहले ही बता के रखा है, कितना है 8.85 × 10⁻12। के का वैल्यू भी दे रखा है कितना 6 अपॉन, थिकनेस भी है मेरे पास कितना है 2 mm का, 2 × 10⁻, तो ये हो जाएगा 3। तो 2 के साथ ये कैंसिल आउट कर लो, तो जो भी वैल्यू आएगा 3 × 6 = 18, तो ये हो गया 8.85 × 3 × 6 = 18 × 10⁻, -3 -12 is -50, -15 + 3 is, है ना? ठीक, चलो इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा वैल्यू, बोलो क्या आएगा वैल्यू? 15.3 × 10⁻²। एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, पीछे जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1.593 × 10⁻², ये क्या निकाला हम लोग ने सी मीडियम, ठीक, वापस ये आ जाएगा तुम्हारा, तो ये होता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ना तुम्हें दो फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है इक्विवेलेंट गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट, मतलब हर एक प्लेट का एरिया दे के रखा है ए, एंड सेपरेशन जो होगा प्लेट के बीच में वो है तुम्हारा डी। तो मैं पहले वाला जो फिगर है उसको ध्यान देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट को पहले देखते हैं। मतलब कंफर्म है ये एक प्लेट है जिसका एरिया लिख के दिया हुआ है। अब तुम्हें इसको देख के क्या लग रहा है, ये पैरेलल है कि सीरीज है, तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी ना फिगर कुछ इस तरह से दिखे ना, ठीक है, तो तुमने इसको ऐसे इन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मतलब ये दिखने में जैसा दिखेगा, ये फर्स्ट वाले की बात करो, फर्स्ट वाला, ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। समझ में आ रहा है? क्या ये सीरीज में है? देख के ऐसा लगेगा अरे सर ये पैरेलल में दिखाई दे रहा है, लेकिन कैपेसिटर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं अगर अज्यूम कर लूँ C1 C2 C3 और इसका ना K का वैल्यू भी लिख रखा है, ठीक है, तो मतलब K1 का वैल्यू है तुम्हारा 1 और K2 का वैल्यू है 3 और K3 का वैल्यू है तुम्हारा 6, ठीक है। तो हमें अभी कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है।
समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इसमें ना कोई मटेरियल मीडियम इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो मैं बेसिक सा चीज़ स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कैपेसिटेंस इन सीरीज अगर मुझे बताना है तो वो हो जाएगा 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1। मैंने बताया था अगर सीरीज है तो उसका कॉम्बिनेशन पक्का पैरेलल में होगा, ठीक है। अब मैं पहले देख लेता हूँ C का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये एयर की तरह है और ऑल्सो वैसे याद भी रखना है तुम्हें। C का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन, देखो यहाँ पे K वाला जो है, अच्छा K दिया है मतलब ये मटेरियल मीडियम यूज हो रहा है, K है यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या आता है, D बोलो T बोलो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे D यूज करूंगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो चीज है ना वो पूरा D है, लेकिन क्योंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है तो ये हो जा रहा है तुम्हारा D/3। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D/3। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे मैं C1, C2 एंड C3 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। C1 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K1 D/3। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद याद रहे ये C1 का वैल्यू है, ठीक है। नहीं पहले मैं सॉल्व कर लूँ क्या इसको पहले ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/, मतलब ये C1 का वैल्यू, तो 1/C1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बता दो 1/C1 D/, समझा ना, ये D ऊपर चाहिए, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ऐसा मैं बोल दूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3A एप्सिलॉन नॉट K का भी, K1 का भी तो वैल्यू है 1 है, तो ये इतना ही रहेगा, याद है। तो ये C1 लिखना गलत हो जाएगा, अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/C1, ठीक है। मतलब ये C का वैल्यू है, ये जो होगा वो होगा तुम्हारा 1/C1, ठीक है। सिमिलरली 1/C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, A एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाय D/3, तो ये कैसे हो जाएगा D/3, हाँ कैसे हो जाएगा, डायरेक्टली 6 लिख दूँ, ठीक है। कैसे होगा बताओ, देखो ना ये 2 ही है ना, 2 का कितना 3 दिया है ना, तो वेट इससे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। एक काम करता हूँ मैं, एक बेसिक सा काम कर देता हूँ। ये 1/C1 का वैल्यू आया ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1/, तो ये हो जाएगा तुम्हारा D/3, ये कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे K2 आएगा, तो K2 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, ये काम आ जाएगा। तो इसको मैं 1 कंसिडर कर देता हूँ, इसको मैं 2 कंसिडर कर देता हूँ। सिमिलरली 1/C3 क्या हो जाएगा, D/3 A एप्सिलॉन नॉट 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 3। हाँ इससे काम बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेट करते बैठेंगे मतलब वही होगा, लेकिन फिर बाद में वही कॉमन निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 1/CS विल बी इक्वल टू D/3 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D/3 A एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 प्लस D/3 A एप्सिलॉन नॉट इंटू 6। इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, नहीं कॉमन पूरा D/3 A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या बचा 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6। समझा मैंने क्या किया है ना। तो अगर हाँ इसके बेसिस को सेम बना दो, तो ये हो जाएगा इंटू 3, समझा, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये इंटू 3
इंटू 3 कर दिया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 4/3, समझ में आ रहा है, ये 4/3 प्लस 1/6 है, इसको सेम बना दो, इंटू 2 मतलब 9/6, समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा 9/6। अब 9/6 को अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 3/2। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं समझा नहीं, मैंने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा d3a/0 3/2। इससे क्या हो गया 3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 1/CS का वैल्यू आ गया d/2a/0। लेकिन CS चाहिए तो CS क्या हो जाता है इसका उल्टा 2a/0 तो ये होगा तुम्हारा सीरीज का, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके नाउ अब हमारा इसी में दूसरा है, ठीक है। अगर तुम दूसरे क्वेश्चन को देखोगे तो क्या ये सेम इसकी तरह है, नहीं, इसको डिवाइड किया गया दो हिस्सों में। ये पूरा का पूरा K1 है और इसके अंदर दो हिस्सों में K2 और K3 है। तो अगर सपोज करो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। डायग्राम बनाने की भी क्या जरूरत है, ये तो मैं ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास C1 C2 C3 है। डायग्राम के बेसिस पे क्या मैं ऐसे डायरेक्टली बता देता हूँ, नहीं एक काम करता हूँ डायग्राम बता ही देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है ऐसे, इसको मैं क्या ऐसे बना सकता हूँ, एक हिस्सा ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये मैं राइट वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होगा वहां पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा, समझा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा C1, इसको कंसिडर करो C2 C3। याद रहे यहां पर ना एरिया ना पूरा A था और जो तुम्हारा जो D था वो by3 था, d/3 यहाँ पर जो एरिया है अभी A/2 हो गया है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो अभी D है वो यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये साइड वाला पूरा D है और ये साइड वाला तुम्हारा d/2 है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम को भी तुम्हें अच्छे से समझना है। अब सवाल है कि हम लोग सॉल्व कैसे करें इसको, क्योंकि हमें ना टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है। क्या लग रहा है मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचो बताओ, ठीक है। एक बार मुझे C1 C2 C3 की वैल्यू मिल गई तो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा मेरा, लेकिन पहले मुझे क्वेश्चन को तो समझना ही पड़ेगा। ये सीरीज में था, समझ में आ रहा है, ये सीरीज में है, अगर इधर और एक इधर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा पैरेलल। ये क्या है, कैसा है, सीरीज में है। तो एक काम करता हूँ ना, पहले मैं C2 और C3 निकाल लेता हूँ, क्या कहते हो, याद आ रहा है कुछ, हम लोगों ने पहले ये क्वेश्चन किया है रेजिस्टेंस में। तो अगर सपोज करो मेरा इसका एक वैल्यू आ गया तो उसका एक टर्म बन जाएगा, तो फिर ये वाला और ये वाला क्या बन जाएगा फिर पैरेलल, तो उसको तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, समझा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं C2 एंड C3 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तीनों निकाल लेता हूँ एक साथ, फिर बाद में सॉल्व करते हैं। C1 का वैल्यू निकालते हैं, C1, चलो C1 बता दो क्या हो जाता है। C क्या है तुम्हारा, C क्या होगा तुम्हारा, C A/0 K डिवाइडेड बाय D, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस बेसिस पे मुझे बताना है ये क्या हो जाएगा, C विल बी, मैं सिर्फ C1 की बात कर रहा हूँ, हाँ। A/2 कंफर्म होगा, ε0 अपने जगह पे, K अपने जगह पे, D/2 होगा नहीं होगा, समझा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना डायग्राम पूरा D है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा तुम्हारा D, कोई टेंशन नहीं है इसमें, समझा। हाँ, इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा बताओ, K का वैल्यू दे रखा है मुझे यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा A/2 ε0 4/D, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 2A/0 डिवाइड बाय D, तो ये हो गया तुम्हारा C1 का, ठीक है। ये भी C1 हो गया, चलो C1 का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब बचा क्या है मेरे पास, C2 एंड C3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, कुछ इसमें है नहीं। C2 क्या हो जाएगा बता दो डायरेक्टली, ये फॉर्मूला देख के बताना, क्या अभी भी ये A/2 रहेगा, यस, ये हो गया तुम्हारा A/2 ε0 अपने जगह पे, ये हो जाएगा तुम्हारा K2, यस मुझे यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। K2 डिवाइड, ये D अभी भी D रहेगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इससे 2 कैंसल आउट कर लो, D यहाँ पर आ जाएगा बोल दो मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा A/D ε0 K2 का वैल्यू क्या है मेरा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, मतलब
3a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये हो गया तुम्हारा C2। सिमिलरली C3 निकाल लेते हैं। C3 क्या हो जाएगा, a/2 सेम एप्सिलॉन नॉट K3 डिवाइडेड बाय D/2। अगेन वापस ये 2 कैंसिल हो गया, D यहाँ पर चले जाएगा तो ये हो जाएगा a/d एप्सिलॉन नॉट, K3 है तुम्हारा 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, ये हो गया तुम्हारा C3। ठीक है, तो अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गया है, तो मैं अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, पहले क्या लग रहा है, पहले मुझे क्या करना चाहिए, C2 और C3 को जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या ये दोनों सीरीज में है? यस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, गड़बड़ होने वाला है, ये C2 है, मतलब ये डायरेक्टली ऊपर लिख दूं मैं, चलेगा? समझा ना? C2 का वैल्यू ये है 1/C2, मतलब ये D ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा D/3a एप्सिलॉन नॉट प्लस D/a एप्सिलॉन नॉट। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है निकाल दो, 3a निकाल सकता हूँ, है ना? 3a एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/2। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2, तो 3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या D/2a एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये 1/CS का वैल्यू है, तो इसमें से CS का वैल्यू क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब खत्म, अब पैरेलल। ठीक है, तो ये CS हो गया, तो अब मैं पैरेलल की बात करूं तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल कैसे बनेगा, C1 प्लस कैपेसिटेंस इन सीरीज। C1 का वैल्यू है मेरे पास 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d, और CS भी आ गया है 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो? 4? श्योर? पक्का ना? कितना आ जाएगा, लिखो ना। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा, 4a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d, तो ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।